크고 네모난 머릿속에 경 वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटर्नी वू। आज हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटर्नी वू का पहला एपिसोड देखने वाले हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम वू यानी कि यंग वू नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं। यंग वू के फादर पीछे से उसे बुला रहे हैं, लेकिन इसका ध्यान तो विंडो पर लगी हुई वेल फिश से हटता ही नहीं। फिर यंग वू के फादर उसे एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, क्योंकि यंग वू 5 साल की हो चुकी है, लेकिन उसने अभी तक अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोला और वो हर वक्त खोई हुई रहती है। डॉक्टर बताते हैं कि यंग वू को ऑटिज्म की बीमारी है। ऑटिज्म में दिमाग पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता और इस वजह से इंसान को किसी से कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है। ऑटिज्म में इंसान को दूसरे लोगों से बात करना और उनसे इंटरेक्ट करना अच्छा नहीं लगता और ये बस अपनी ही दुनिया में खुश रहते हैं। यंग वू के फादर इस बात से बहुत दुखी हो जाते हैं कि ये मेरे ही बच्चे के साथ होना था। फिर जब वो हॉस्पिटल से घर की ओर आ रहे होते हैं तो उनका लैंडलॉर्ड चिल्लाते हुए उनकी तरफ आता है और गाली देने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वाइफ का अफेयर यंग वू के फादर के साथ चल रहा है और वो अपनी बच्ची के बहाने उसके घर में आता है। लेकिन ये सब कुछ सच नहीं होता। लैंडलॉर्ड गुस्से में यंग वू के फादर के साथ मारपीट करने लगता है। ये सब देखकर यंग वू बहुत पैनिक करने लगती है और अजीब तरह से बर्ताव करती है। यंग वू जोर जोर से चिल्लाकर क्रिमिनल लॉ के आर्टिकल्स बताने लगती है। वो कहती है कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को फिजिकल डैमेज पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे 7 साल की सजा होगी या फिर 10 मिलियन का जुर्माना लगेगा। उसको बोलता हुआ देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और यंग वू के फादर खुशी के मारे नाचने लगते हैं। वो खुशी में सभी को बताने लगते हैं कि अब मेरी बेटी बोलने लगी है। इतने सालों के बाद आखिर उसने आज इतना सारा बोला। घर आने पर वो यंग वू को पूछते हैं कि तुमने इन कानूनी बातों को कहाँ से सीखा। वो कहती है कि मैंने ये सब कुछ किताब में पढ़ा। दरअसल उसके फादर एक लॉयर हुआ करते थे। उसके बाद यंग वू बिना देखे हुए एक एक करके सभी क्रिमिनल लॉ की किताबें पढ़ने लगती है। उसके फादर ये जानकर बड़े खुश होते हैं कि उसकी बेटी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑटिज्म चाइल्ड है। फिर जब लैंडलॉर्ड की वाइफ अपने हस्बैंड के बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगने के लिए आती है तो यंग वू के फादर बताते हैं कि इसने इतनी बड़ी किताब एक ही बार में पढ़कर याद कर ली। लैंडलॉर्ड की वाइफ ये सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि हमारी यंग वू सबसे अलग है। वो एक जीनियस बच्ची है और बड़ी होकर बहुत अच्छी अटॉर्नी बनेगी। एक्चुअली यंग वू अपनी उम्र के बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका IQ लेवल नॉर्मल बच्चों से बहुत ज्यादा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यंग वू बड़ी हो चुकी है। उसने अपने लॉ कॉलेज में टॉप किया है और अब वो कोरिया की पहली ऑटिस्टिक अटॉर्नी बन चुकी है। यंग वू वेल फिश से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होती है, इसलिए हम उसके रूम में हर जगह वेल से रिलेटेड चीजों को देख सकते हैं। आज यंग वू का बतौर अटॉर्नी ऑफिस में पहला दिन है और वो इसके लिए प्रिपरेशन कर रही होती है। वो तैयार होने के बाद सबसे पहले अपने फादर के रेस्टोरेंट में जाती है। वहां पर वो ब्रेकफास्ट करती है। फिर उसके फादर उसे ऑफिस का रास्ता पूछते हैं तो वो रट्टू तोते की तरह पूरा रास्ता बताने लगती है। उसके फादर बताते हैं कि तुम्हें ऑफिस में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि तुम्हें ऑफिस में वेल के बारे में बात नहीं करनी है, समझी। यंग वू के लिए ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना बहुत अनकंफर्टेबल होता है और जब वो मेट्रो में होती है तो वहाँ की भीड़ को देखकर घबराने लगती है। इसलिए वो वेल से रिलेटेड म्यूजिक प्ले करके इमेजिन करने लगती है कि उसकी ट्रेन के साथ साथ एक बड़ी वेल फिश चल रही है। इसलिए वो काफी रिलैक्स फील करती है। थोड़ी देर के बाद जब वो फाइनली अपने ऑफिस जाती है तो उसके सामने एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। वहाँ एक घूमने वाला दरवाजा होता है जिसे पार करने में उसे परेशानी हो रही होती है। बार बार कोशिश करने पर भी वो अंदर नहीं जा पाती। तभी वहां पर एक स्ट्रेंजर लड़का आता है और उसकी मदद करता है। इस लड़के का नाम है ली जुनहो और ये उसके ऑफिस में काम करता है। जुनो उससे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है तो यंग वू बताती है कि मुझे अटॉर्नी जंग के ऑफिस में जाना है। ये सुनकर जुनहो कहता है कि मैं भी वहां पर जा रहा हूँ, तो यंग वू उसके साथ जाने लगती है। जुनहो की बातों से लगता है कि वो अपने ऑफिस में काफी पॉपुलर है। फिर जुनहो उसे ऑफिस का रास्ता दिखाकर चला जाता है। ऑफिस में जब अटॉर्नी जंग उसे पहचान नहीं पाते तो यंग वू उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मैं न्यू ज्वाइनिंग हूँ सर, और आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है। जंग ड्रॉर से उसका रिज्यूम निकाल कर पढ़ने लगता है, क्योंकि उन्हें न्यू अटॉर्नी के ज्वाइनिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। जब जंग रिज्यूमे पढ़ रहा होता है तो यंग वू उसे टोकते हुए कहती है कि मेरे रिज्यूमे में तो 2 पेज थे, लेकिन आपके पास तो सिर्फ एक ही है। जंग के पूछने पर यंग वू बताती है कि रेज्यूमे के सेकंड पेज पर मेरे ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में लिखा हुआ था। ये सुनकर जंग उससे कुछ और बातें पूछने लगता है तो यंग वू अपने कलीग्स के सामने देखने लगती है। वो उसे इशारे में कुछ गड़बड़ ना करने के लिए कहती है, लेकिन यंग वू उसकी बात नहीं सुनती और उनके सामने अपना फनी इंट्रोडक्शन देती है, जिसे सुनकर उसका दूसरा कलीग जिसका नाम मिनवू होता है वो हंसने लगता है। फिर जंग उसका रेज्यूमे लेकर ऑफिस से बाहर चले आते हैं। अब सुयोन उसके पास आकर कहती है तुम्हें इस तरह ऑफिस में बात नहीं करनी चाहिए। इनकी बातों को सुनकर मिनहू पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। सुयोन बताती है कि हम दोनों लॉ कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे
अब मिनहू ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके रेज्यूमे पर कंपनी की सीईओ हैन का स्पेशल नोट लिखा हुआ है। उसके बाद अटॉर्नी जंग कंपनी के सीईओ हैन के पास यंगू के अनप्रोफेशनल बिहेवियर की शिकायत करते हुए कहता है कि आपने ऐसी लड़की को क्यों रेफर किया जिसे ऑटिस्टिक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। सीईओ कहती है कि शायद तुमने रेज्यूमे को ध्यान से नहीं पढ़ा, क्योंकि ऑटिस्टिक होने के बावजूद भी यंगू ने लॉ कॉलेज में टॉप किया था और वो बहुत ज्यादा जीनियस है। जंग कहता है कि कोई भी आदमी चीजों को रटकर टॉपर बन सकता है, लेकिन एक अटॉर्नी के पास कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बेहद जरूरी है और यंगू के पास स्किल्स नहीं है। अटॉर्नी बनने के लिए सोशल स्किल्स भी होनी चाहिए ताकि वो अपने क्लाइंट से फ्लुएंटली बात कर सके, लेकिन यंगू तो खुद ढंग से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाती तो औरों से बात कैसे करेगी। इसलिए एक ऑटिस्टिक पर्सन कभी भी अच्छा अटॉर्नी नहीं बन सकता। सीईओ उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में जंग उसके सामने एक कंडीशन रखता है जिसमें वो यंगू को एक केस सॉल्व करने के लिए देंगे। अगर वो इस केस को जीत जाती है तो उसे ऑफिस में काम करने को मिलेगा, नहीं तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सीईओ उसकी इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसे यंगू की काबिलियत पर पूरा भरोसा होता है। फिर जंग यंगू के पास जाता है, उसे एक क्रिमिनल केस के बारे में इन्फॉर्मेशन देने लगता है। वो बताता है कि एक 70 साल की बूढ़ी औरत जो अपने 80 साल के हस्बैंड की केयर करती थी, वो दोनों अचानक एक दिन किसी बात पर झगड़ने लगे और उसने अपने हस्बैंड के तानों से परेशान होकर गुस्से में आयरन से उसके सर पर मार दिया। यंगू इस केस की फाइल पढ़ ही रही होती है, तभी उसकी नजर उस आयरन की फोटो पर पड़ती है, जिसको देखकर वो आयरन को व्हेल फिश के साथ रिजेंबल करती है और उसके बारे में फैक्ट्स को बताने लगती है। यंगू व्हेल को इतनी ज्यादा पसंद करती है कि वो हर चीज को इसके साथ रिलेट करने लगती है। अब इससे अटॉर्नी जंग कुछ ज्यादा ही इरिटेट हो जाते हैं और उसे ऑफिस में व्हेल की बात करने से मना करते हैं। साथ ही कहते हैं कि तुम बस इस केस के ऊपर फोकस करो और कुछ नहीं। फाइल को पढ़ने पर यंगू पूरे इंसिडेंट को इमेजिन कर लेती है, जिसमें हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ के ऊपर बिना किसी कारण के भी दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाने का आरोप लगा रहा होता है और उसके तानों से परेशान होकर उसकी वाइफ गुस्से में आयरन से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वो आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वो औरत घबरा जाती है और एम्बुलेंस को बुलाती है। इसके बाद अटॉर्नी जंग बताता है कि अब उस औरत के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप लगाया गया है और हमें उसका डिफेंस करना है। फिर जंग यंगू को उस औरत के पास क्वेश्चनिंग के लिए लेके जाता है। वो औरत यंगू की चाल और बात करने के तरीके को देखकर हिचकिचाती है, लेकिन जंग उसे कहता है कि चिंता मत करो, केस के समय मैं भी कोर्ट में रहूंगा। फिर यंगू उसे बताती है कि मैं 20 साल पहले अपने पापा के साथ आपके घर पर ही किराए पर रहती थी। ये सुनकर उस औरत को याद आ जाता है कि हाँ, यंगू वही ऑटिस्टिक बच्ची है जो बोल नहीं पाती थी और अब वो अटॉर्नी बन चुकी है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है और यंगू को गले लगा लेती है, लेकिन यंगू को पसंद नहीं आता जब कोई उसके इतने करीब आए। दरअसल ये ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम सिंड्रोम का सिम्टम है। फिर दोनों इस केस के बारे में बात करने लगते हैं। पूछताछ के बाद यंगू अटॉर्नी जंग के पास जाती है और इस केस के बारे में रिपोर्ट सबमिट करती है, जिसमें वो नॉट गिल्टी के चार्ज लगाने के बारे में लिखा होता है। लेकिन जंग का मानना है कि अगर वो अपनी गलती मान लेती है तो उसे कम सजा मिलेगी। यंगू अपना पॉइंट बताते हुए कहती है कि वो औरत अपने पति को नहीं मार सकती क्योंकि उसके घर का गुजारा उसके पति की पेंशन और घर के किराए से होता है। लेकिन वो औरत अगर अपने पति को मारना भी चाहती थी तो उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगेगा और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि वो जिस घर में रहती है वो उसके पति के नाम पर है। उसके मरने के बाद उसकी वाइफ का उसकी प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं रहेगा और उसका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगा। वो आगे कहती है कि उस औरत को बचाने के लिए अटेम्प्ट टू मर्डर की जगह फिजिकल डैमेज का चार्ज लगना सही है। ये सुनकर जंग उससे थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है और उसका नजरिया यंगू के लिए काफी बदल भी जाता है। यंगू ने ऐसे फैक्ट्स को हाईलाइट किया होता है जिसे अच्छे से अच्छा अटॉर्नी भी नजरअंदाज कर देता है। अब जंग उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहते हैं। फिर हम ली जुनहो को देखते हैं, जिसके ऊपर ऑफिस की सबसे खूबसूरत लड़की लाइन मारने की कोशिश कर रही है। तभी वहां पर एक दूसरा एम्प्लॉय आता है जो जुनहो को किसी नई अटॉर्नी के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। इधर जब यंगो फिर से उसे घूमते हुए दरवाजे के बाहर जाने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है तो सुबह की तरह जुनो उसके पास आता है और मदद करने के लिए पूछता है, लेकिन यंगू ये कहकर मना कर देती है कि मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। दरअसल ये दोनों इस बात से अनजान हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ ही हॉस्पिटल जाना है। कुछ देर वेट करने के बाद जुनो एक नंबर पर कॉल करता है जो यंगू रिसीव करती है और दोनों की कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। फिर जुनो उसे रिदम के साथ दरवाजा पार करना सिखाता है और दोनों हॉस्पिटल के लिए रवाना होते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर बताता है कि अपनी वाइफ के हाथों आयरन से चोट खाने के बाद उस आदमी को एक दिमागी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उसकी सर की हड्डी पर किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। फिर दोनों उस आदमी से मिलने के लिए जाते हैं, जहां उसकी वाइफ उन्हें ये कहकर बाहर लेके जाने लग जाती है कि इस वक्त वो सो रहे हैं। लेकिन तभी वो आदमी जाग जाता है और उसकी वाइफ उसे यंगू के बारे में बताते हुए कहती है, देखो ये हमारे किराएदार की बेटी है जो बोल नहीं सकती थी। ये सुनते ही उससे गुस्सा आ जाता है और वो यंगू के फादर को गंदी गंदी गालियां देने लगता है। वो वायलेंट हो जाता है और यंगू को मारने भी लगता है, लेकिन जुनो उसको आकर बचाता है। बाहर यंगू उस औरत से बात करते हुए पूछती है
जब आपने अपने पति को आयरन से मारा था तो उस समय आपकी इंटेंशन क्या थी, क्योंकि इस केस के लिए ये जानना बेहद जरूरी है। औरत की बातों को सुनकर उसे समझ में आ जाता है कि उसके मन में अपने पति के लिए प्यार है और वो उसे मारना नहीं चाहती थी। उसके बाद दोनों जंग के ऑफिस जाते हैं और उसे पूरा इंसिडेंट बताते हैं। अब जंग कहता है कि उन्हें जूरी ट्रायल के लिए पूछना चाहिए। दरअसल जूरी ट्रायल बहुत सारे लोगों का ऐसा पैनल होता है जो केस की डिटेल्स को बारीकी से देखकर अपना फैसला सुनाते हैं। अब जूरी ट्रायल के लिए जंग के बाकी दोनों एम्प्लॉय अटर्नी यंगू के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन यंगू उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है और खुद इस ट्रायल को लीड करने की परमिशन मांगती है, जिसे जंग अलाउ कर देता है। फिर लिफ्ट में सुयोन अपने साथी मिनहो को बताती है कि यंगू कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आती थी। मैंने उसकी हालत को देखकर बहुत बार उसकी मदद की, लेकिन वो हर बार मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल गई। नीचे यंगू फिर से दरवाजा पार करने की कोशिश कर रही होती है। तभी सुयोन को उसके ऊपर दया आती है और वो उसकी मदद करने के बाद उसे बेवकूफ कहकर चली जाती है। रात में यंगू अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर वो काम करती है। वहाँ वो अपने दोस्त से जूरी ट्रायल में कैसे बोलना है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मदद मांगती है। उसकी दोस्त उसकी मदद करती है। अब अगले दिन यंगू बहुत घबराई हुई कोर्ट रूम में जूरी ट्रायल के लिए आती है। वो इतनी नर्वस है कि जज के बोलने पर कुछ भी नहीं बोल पाती। जंग उसकी जगह बोलता है। मोरल सपोर्ट के लिए उसके फादर और दोस्त वहाँ पर आते हैं। अब ओपनिंग स्टेटमेंट देते समय यंगू सभी को खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मुझे ऑटिज्म डिसऑर्डर है, जिस वजह से आप सभी को मेरे बात करने का तरीका और चलने का तरीका थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बाकी अटर्नी की तरह मैं कानून से बहुत प्यार करती हूँ। फिर प्रोसिक्यूटर उस औरत से कुछ सवाल पूछता है और वो रोने लगती है, जिस वजह से आज का ट्रायल अच्छा नहीं जाता। अटर्नी जंग उस औरत के पति को कोर्ट में लाने की एडवाइस देते हैं, क्योंकि जब वो यंगू को देखकर गुस्सा करेगा तो फैसला उनकी तरफ हो सकता है। अगले दिन कोर्ट में यंगू बहुत घबराई हुई पूछताछ करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वो आदमी यंगू की शक्ल देखता है तो वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। वो चिल्लाते हुए उसे मारने के लिए आगे आता है और सभी उसको रोकते हैं। उसके गुस्से को देखकर जूरी मेंबर्स को समझ में आ जाता है कि उसकी वाइफ ने उसके एंगर इश्यू के चलते ही उस पर मारने के लिए हाथ उठाया होगा। फिर उस आदमी को वापस हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और अब ट्रायल होता है शुरू। यंगू अपनी पूरी कोशिश करने के बाद इस केस को जीतने वाली होती है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि हॉस्पिटल ले जाते समय उस आदमी की मौत हो गई। अब प्रोसिक्यूटर के हाथ में इस केस को मर्डर का मामला बना देता है। फिर जब यंगू और जुनो ऑफिस में इस केस के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं तो जुनो उसे परेशान देखकर वेल्स के बारे में बात करने लगता है, जिससे उसका मन थोड़ा हल्का होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर यंगू को रियलाइज होता है कि उस आदमी को आयरन से चोट लगने से पहले ही सिरदर्द रहा था। अब ट्रायल के दिन वो डॉक्टर से पूछताछ करते हुए साबित कर देती है कि उसको चोट लगने से पहले ही कोई दिमागी बीमारी थी और उसकी वाइफ की हिट करने से पहले ही वो बेहोश हो गया था। इस स्टेटमेंट से क्रिमिनल केस वापस फिजिकल डैमेज केस में बदल जाता है। और जब यंगू ऑफिस में आती है तभी जुनू आकर उसे बताता है कि तुम इस केस को जीत गई हो। और इसके साथ वो औरत भी आती है। वो इमोशनल होकर यंगू को गले लगाती है और उसे थैंक्स कहती है। यंगू भी उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। अब लास्ट सीन में हम कंपनी के सीईओ को यंगू के फादर ग्वेंग हो से मिलते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत एक बहुत ही बड़ी मैरिज सेलिब्रेशन पार्टी से होती है, जहां पर ब्राइड और ग्रूम सबके सामने स्टेज के ऊपर वेडिंग मार्च कर रहे होते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन ब्राइड की नजर शादी में आए किसी शख्स के ऊपर पड़ती है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसी जगह पर खड़ी हो जाती है। ये देखकर ग्रूम उसका हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाने की कोशिश करता है और ब्राइड अपने ही ड्रेस के ऊपर पैर रख देती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वेडिंग ड्रेस स्लिप होकर वेस्ट तक आ जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया और कुछ देर तक ब्राइड इस तरह ही एक्सपोज्ड रहती है। फिर जल्दी से ग्रूम उसको सामने से ढकता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस इंसिडेंट से सभी लोग शॉक में रह जाते हैं, पर सबसे ज्यादा शॉक ग्रूम के दादाजी को लगता है, क्योंकि वो ब्राइड की कमर पर बने हुए बुद्धा का टैटू देख लेते हैं और ये टैटू उनकी शादी के बीच बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। अब अगले सीन में यंगू उसके फादर के रेस्टोरेंट में जब ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो उसके फादर टीवी पर चल रही वेडिंग को देखकर यंगू को कहते हैं कि मेरा सपना है कि मैं तुम्हें भी ऐसी ही ड्रेस में देखूं। यंगू उनकी बातों को इग्नोर करती हुई वेल्स के बारे में बात करने लग जाती है कि अचानक रुकती है, जिससे ग्वेंग सरप्राइज हो जाता है। फिर यंगू बताती है कि आज के बाद मैं उन्हीं लोगों से वेल्स के बारे में बात करूंगी जो ये सुनना चाहते हैं और मुझे ऐसा कोई मिल गया है जो मेरी बातों को अच्छे से सुनता है। इतना कहकर यंगू ऑफिस के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हैंडबा लॉ फर्म में एक आदमी अपना केस लेकर सीनियर अटर्नी जंग और सीईओ हैन के पास आया है। ये आदमी एक बहुत ही बड़ी कंपनी का चेयरमैन है और वो उसी लड़की का फादर है जिसकी वेडिंग पार्टी में ड्रेस स्लिप हुई थी। इसका नाम मिस्टर सिन है और वो वेडिंग के दिन हुई घटना के बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है कि मैंने सबसे अच्छे होटल को बहुत ज्यादा पैसे देकर शादी की अरेंजमेंट्स करवाने का काम दिया था और उन्होंने ही वेडिंग ड्रेस प्रिपेयर की थी,
लेकिन ड्रेस स्लिप होने की वजह से मेरा और मेरी बेटी का सबके सामने मजाक बन गया। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये होटल वालों के ऊपर केस करके उनसे 1 बिलियन येन का कंपनसेशन चाहता है। जब होटल वालों को इसकी खबर मिली तो उन्होंने लड़की के फादर को शादी के रिफंड 230 मिलियन येन और इसके साथ लड़के और लड़की को 10 मिलियन का होटल वाउचर देने का ऑफर दिया। अब इसे सुनकर अटर्नी जंग और सीईओ हैन उसे समझाती हैं कि इतना ज्यादा कंपनसेशन मिलना इम्पॉसिबल है और होटल वालों ने जो मुआवजा दिया है वो बहुत ही बढ़िया है। इतना सुनते ही मिस्टर सिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, मुझे लगा था कि हैंडबा लॉ फर्म टैजन लॉ फर्म से बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। मिस्टर सिन ने कई सालों से टैजन लॉ फर्म को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, लेकिन आज उन्होंने भी मदद करने से मना कर दिया था, इसीलिए ये यहाँ पर आए हैं। अब ये सुनकर हैन तो ट्रिगर होती है क्योंकि टैजन लॉ फर्म उनकी कॉम्पिटिटर पार्टी है और आज हैन के पास खुद को बाकी लॉ फर्म से बड़ा बनाने के लिए अच्छा मौका है और इसी मौके का फायदा उठाकर हैन जोश में आकर उसे 1 बिलियन येन का कंपनसेशन दिलाने की डील कर देती है। ये सुनकर अटर्नी जंग बिल्कुल शॉक हो जाता है, लेकिन मिस्टर सिन की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब उन्होंने अपने हाथ में केस तो ले लिया है तो किसी भी तरह उन्हें ये जीतना ही होगा। इसलिए अटर्नी जंग अपनी टीम के साथ मीटिंग में केस के बारे में डिस्कस करता हुआ कहता है कि हमें कैसे भी करके होटल से 1 बिलियन येन का कंपनसेशन लेना है। वो हर तरह से कंपनसेशन बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन $250 मिलियन से ज्यादा मिलने का कोई चांस ही नहीं हो रहा होता है। इस केस के बारे में सबूत को खोजने के लिए अटर्नी जंग 2 टीम बनाते हैं, जिसमें यंगू और जुनहो ब्राइड से मिलने के लिए जाएंगे और सुयोन और मिनहो नकली दूल्हा दुल्हन बनकर होटल में जाएंगे और उनसे शादी के अरेंजमेंट्स करवाने के बहाने ड्रेस के पीछे का राज पता करेंगे। लेकिन सुयोन कहती है, मैं मिनहो की जगह जुनहो के साथ होटल जाना चाहती हूँ, इसीलिए अब मिनहो को यंगू के साथ ब्राइड के घर जाना पड़ेगा। ब्राइड का नाम किम होता है और जब वो दोनों उससे पूछताछ कर रहे होते हैं तो वो बताती है कि मेरी शादी के अरेंजमेंट्स के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है क्योंकि ये सभी अरेंजमेंट्स मेरे फादर ने किए थे। वो ये भी कहती है कि शादी के एक दिन पहले जब मैंने अपनी ड्रेस को चेक किया तो वो बिल्कुल फिट थी, लेकिन शादी वाले दिन ड्रेस कुछ लूज लग रही थी। उसने इस बात की शिकायत भी की तो एक होटल के वर्कर ने बताया कि शादी के दिन अक्सर लड़कियों का वजन कम हो जाता है, लेकिन मेरा वजन उतना ही था। मिनो पूछता है कि जब तुमने इस बात की शिकायत की तो होटल स्टाफ के अलावा किसी और ने ये बात सुनी थी? किम बताती कि शादी की गेस्ट की लिस्ट मेरे फादर ने ही प्रिपेयर की थी, उन्होंने अपने किसी भी दोस्त को शादी में इनवाइट नहीं किया था। मिनहो को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। यंगो उससे पूछती है कि तुम्हारे रूम में दोस्तों के बहुत सारे फोटोज हैं, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड का एक भी फोटो नहीं है। तो किम झूठ कहती है कि शादी के बाद नए घर में शिफ्ट होना था, इसलिए सभी फोटोज वहां पर हैं। लेकिन यंगो उसका झूठ पकड़ लेती है और अपने फिंगर से पॉइंट आउट करके बॉक्स में रखे हुए ख्यो के फोटो को दिखाती है। ख्यो उसका पति है और कहती है कि तुमने अपनी वेडिंग रिंग भी नहीं पहनी है। इस बात पर किम कहती है कि ख्यो के दादाजी चर्च में कुछ काम करते हैं और वहां पर मैं पियानो बजाया करती थी। उन्होंने मुझे ख्यो से मिलवाया था और मेरी फैमिली से शादी के बारे में बात भी की थी। दरअसल ख्यो के दादाजी कैथोलिक हैं और जब उन्होंने किम की कमर पर बुद्धा का टैटू देखा तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा और अब वो शादी को तोड़ने पर जोर दे रहे हैं। इसके बाद यंगू और मिनहो ख्यो से मिलने के लिए जाते हैं तो वो कहता है कि मेरे दादाजी चाहते हैं कि हम वेडिंग कंटिन्यू ना करें। ख्यो भी अपने फादर इन लॉ से बहुत ज्यादा नाराज होता है क्योंकि उन्होंने इनसे बदला लेने के लिए डेयोन होटल पर केस कर दिया है। दरअसल ये होटल ख्यो के अंकल की है और बातों ही बातों में ख्यो बता देता है कि शादी के दिन जो भी हादसा हुआ उससे किम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई, इसलिए वो थेरेपिस्ट के पास अपना इलाज करवा रही है। यंगू जब उससे पूछती है क्या तुम शादी तोड़ना चाहते हो तो ख्यो कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स की बात को सुनूंगा। इधर सुयोन और जुनहो होटल जा रहे होते हैं तो जुनहो सजेस्ट करता है कि हम होटल में एक दूसरे को स्वीटी कहकर बुलाएंगे ताकि किसी को हम पर शक न हो। ये सुनकर सुयोन बड़ी खुश हो जाती है। तभी जुनो के पास यंगू का कॉल आता है और वो वेल्स के बारे में बात करने लगती है। सुयोन को यह सब कुछ वियर्ड लगता है और वो जुनो को कहती है कि तुम्हें उससे कम बात करनी चाहिए क्योंकि अभी तो तुम उसकी बातें सुन रहे हो, लेकिन जब तुम सुनना बंद कर दोगे तो वो काफी हर्ट होगी। जुनो को उसकी बात समझ में आ जाती है। रास्ते में सुयोन का पेट खराब हो जाता है, इसलिए होटल पहुंचने पर वो सीधे वॉशरूम की तरफ भागती है। तभी वहां पर यंगू भी आ जाती है। वो जुनो को नहीं बताती कि मेरे बैग में क्या है और सीधे सुयोन के पास चली जाती है। लूज मोशन की वजह से सुयोन जुनहो के साथ नहीं जा सकती, इसलिए वो यंगू को जुनहो के साथ जाने के लिए कहती है। फिर यंगू जुनो को कहती है कि अब हम दोनों को शादी करनी होगी। ये सुनकर जुनहो तो शॉक रह जाता है। फिर दोनों वेडिंग ऑर्गेनाइजर के ऑफिस जाते हैं और उनसे अपनी झूठी शादी के अरेंजमेंट्स के लिए डिस्कस करने लगते हैं। फिर जब वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने का समय आता है तो यंगो उसी ड्रेस को पिकअप करती है जिसे किम ने पहना था और वो उसे ट्राई करने के लिए कहते हैं। ऑर्गेनाइजर उन्हें कहती है कि देखिए ये फैशन तो पुराना हो चुका है, लेकिन यंगो इसी ड्रेस को पहनने के ऊपर जोर देती है। जुनो उनसे पूछता है कि मेरी वाइफ बहुत पतली है, इसलिए ध्यान रखना कि ड्रेस स्लिप ना हो जाए। ये सुनकर ऑर्गेनाइजर कहती है कि आज तक किसी भी ब्राइड की ड्रेस स्लिप नहीं हुई है।
इधर जब सुयोन वॉशरूम में होती है तो बाहर एक लड़की को फोन पर बात करते हुए सुनती है जो इसी होटल में काम करती है। वो फोन पर किसी को बता रही होती है कि जूही नाम की लड़की को वेडिंग ड्रेस स्लिप होने के इंसिडेंट के बाद होटल से निकाल दिया गया। सुयोन समझ जाती है कि इस लड़की के पास ड्रेस स्कैंडल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो जरूर होगी, इसलिए वो जुनो को कॉल करके इस लड़की के बारे में इन्फॉर्म करती है। जुनो उस लड़की का पीछा करते हुए उसके पास जाता है और उससे जूही का मोबाइल नंबर मांगता है। तभी पीछे से वेडिंग ऑर्गेनाइजर आ जाती है। वो उसे अपने साथ लेके जाती है। जुनो कॉल पर सुयोन से बात कर रहा होता है, तभी उसके सामने वेडिंग ड्रेस में यंगू आ जाती है और जुनो उसकी खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। फिर देखते देखते जज इस केस के दोनों पक्षों का ट्रायल से पहले सेटलमेंट करवाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी राजी नहीं होता। बाद में जब सुयोन किम के साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है तो वो भी किम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है। वह अगले दिन जब जुनो और यंगू होटल के कैफे में होते हैं तभी जुनो उसे सजेस्ट करता है कि हमें वेल्स के बारे में बात करने के लिए स्पेसिफिक टाइम रखना चाहिए और इस पर यंगू भी एग्री हो जाती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी जुनो को फिर से वो लड़की दिखाई देती है। जुनो उसके पास जाकर उससे वेडिंग ड्रेस के इंसिडेंट के बारे में पूछता है और जूही की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगता है, लेकिन वो लड़की कुछ भी बताने से मना कर देती है। जुनो उससे रिक्वेस्ट करता है कि देखो, शादी के दिन जो कुछ भी हुआ उससे किम की शादी टूट गई और अब उसका साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज चल रहा है। ये सुनकर उस लड़की को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है जूही विदेश चली गई है। अगले दिन कोर्ट में जुनो कैसे भी करके जूही को गवाही देने के लिए बुला ही लेता है। वो बताती है कि वेडिंग ड्रेस स्लिप होने के पीछे होटल वालों की गलती थी, क्योंकि वेडिंग से ठीक पहले लास्ट मोमेंट पर गलती से वो ड्रेस फट गई। उनके पास ड्रेस रिपेयर करने का समय नहीं था, इसलिए वेडिंग ऑर्गेनाइजर ने ड्रेस को बदल दिया जो साइज में थोड़ी बड़ी थी। अब इससे जंग को लगता है कि ये केस वो जीतने वाले हैं, लेकिन फिर जब डिफेंडेंट की टर्न आती है वो किम से सवाल पूछता है और सभी को बताता है कि तुमने शादी के तुरंत बाद एक सोशल मीडिया ऐप के ऊपर पोस्ट डाली थी जिसमें तुमने लिखा था कि मैंने अपनी शादी को बर्बाद कर दिया है और मैं बहुत ही खुश हूँ। किम के इस स्टेटमेंट से पूरा केस पलट जाता है। रात को जब अटॉर्नी जंग की टीम किम से डिस्कस कर रही होती है तो वो उसे सब कुछ बताने के लिए कहते हैं ताकि केस आगे जाकर कोई नया मोड़ न ले। किम कहती है, मैं कभी भी ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे फादर ने ये शादी दोनों परिवारों के बिजनेस को आपस में मर्ज करने के लिए तय की। मेरे फादर को शादी से ज्यादा इस चीज की खुशी थी कि ह्यो के दादाजी उसे वेडिंग प्रेजेंट के लिए जमीन गिफ्ट करने वाले हैं। उन्होंने तो ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो उस जमीन के साथ क्या करने वाले हैं। इतना सुनते ही यंगहो को एक आइडिया आता है। वो सभी को बताती है कि हम स्पेशल डैमेज के अंडर कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि जो जमीन उन्हें शादी के बाद मिलने वाली थी वो उन्हें अब नहीं मिलेगी, इसलिए शादी टूटने की वजह से उन्हें लॉस हुआ है और ये वेडिंग होटल वालों की गलती के कारण हुआ है। इसका मतलब अब होटल को उन्हें जमीन के नुकसान की रकम देनी होगी। अटॉर्नी जंग उसके इस आइडिया से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और उसे आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट बनाने के लिए कहता है। अब अगले दिन ऑफिस में सीईओ हैन मिस्टर सिंह को एक्सप्लेन करती है कि कैसे वो लोग स्पेशल डैमेज की डिमांड करके उन्होंने जो कंपनसेशन मांगा था उससे 3 गुना कंपनसेशन ले सकते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें अब 3 बिलियन येन का कंपनसेशन मिलेगा। ये सुनकर मिस्टर सिन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर यंगू उन्हें फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेटमेंट देती है, जिसको पढ़कर मिस्टर सिन उन्हें यही आर्गुमेंट सबमिट करने के लिए कहता है। किम कहती है कि वो नहीं चाहती कि इस केस को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, लेकिन मिस्टर सिन उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ओपिनियन मैटर नहीं करती। अगले दिन ट्रायल के समय ह्यो के अंकल यानी होटल के मालिक को कन्फेशन बॉक्स में बुलाया जाता है, जहां अटॉर्नी जंग बातों में उसको फंसाकर ये कबूल करवा देते हैं कि उसके सामने ही ह्यो के दादाजी और किन के फादर ने जमीन के सौदे की बात की थी। अपोनेंट लॉयर को लगता है कि वो अब केस हारने वाला है। फिर जंग के दिखाए गए स्पेशल डैमेज के स्टेटमेंट को पढ़कर जज अपना फैसला हैंडबॉल लॉ फर्म के पक्ष में सुनाने वाले होते हैं कि तभी किम अपना हाथ खड़ा कर देती है और केस वापस ले लेती है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि किम के पूछने पर यंगू ने उसे बताया था कि तुम केस को कैसे विथड्रॉ कर सकती हो। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां मिस्टर सिन ऐन मौके पर केस को वापस लेने के कारण किम के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर किम सच बताते हुए कहती है कि वो खेयो से नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड निनी है। किम ने शादी वाले दिन निनी को देखा था, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो गई। वो आगे बताती है कि फ्यूचर में वो और निनी एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं। अब ये सुनकर मिस्टर सिन तो बेहोश हो जाता है और किम निनी का हाथ पकड़कर बाहर चली आती है। केस क्लोज होने की खुशी में सीईओ हैन अपनी पूरी टीम को एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बुलाती है। इतनी महंगी डिशेज होने के बावजूद भी यंगू सूजी ऑर्डर करती है। डिनर के बाद जुनहो रेस्टोरेंट के बाहर यंगू का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वो उसे कुछ भी कहे बिना चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपने फादर को एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट से लाया हुआ खाना देती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि पहली बार उसकी बेटी उसके लिए खुद के पैसों से खाना लाई है। फिर यंगू उन्हें कहती है कि शायद ऑटिज्म डिसऑर्डर के कारण मेरी शादी कभी ना हो पाए,
लेकिन अगर कभी भी मेरी शादी हो जाती है तो मैं चाहती हूँ कि उसके बाद आप भी शादी कर लेना, क्योंकि आज तक आपने सिंगल फादर होने के बावजूद भी मेरी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, पर शादी के बाद मैं आपको अकेला नहीं देखना चाहती। ये सुनकर ग्वेंग अपसेट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेसन लॉ फर्म की सीईओ सुभी एक इंटरव्यू दे रही है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद एक अटर्नी आकर उससे बताती है कि जो केस हमने लेने से मना कर दिया था उसे हैंडबा लॉ फर्म ने ले लिया था, और उन्होंने मिस्टर सिन को प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें 1 बिलियन की जगह 3 बिलियन का कंपनसेशन दिलाएंगे। फिर वो यंगू का लिखा हुआ आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट देखती है। स्टेटमेंट पढ़कर सुबी इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है कि यंगू को उनकी लॉ फर्म के लिए काम करना चाहिए। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जब एक कपल अपने घर आता है, वो देखते हैं कि उनका छोटा बेटा बड़े बेटे की छाती पर जोर जोर से मार रहा है। वो जैसे तैसे करके उसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन तब तक उसके बड़े बेटे की मौत हो चुकी है। आखिर उस लड़के ने अपने बड़े भाई को क्यों मारा? इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन एपिसोड 3 में आपको ये सारे जवाब जरूर मिलेंगे। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, सीरीज अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।